हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 26 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, 26 अप्रैल को वर्ल्ड में विश्व इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में 26 अप्रैल प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की थीम है वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इस साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे की थीम है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। उत्तराखंड की खबरें हैं। केदारनाथ के दर्शन को कपाट खुलते ही कतार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से की गई केदार धाम में पहली पूजा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट बौद्धिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मंगलवार सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा केदार की डोली, और कल यहाँ पे कपाट खुल चुके हैं सुबह 6:20 पे। तुंगनाथ के कपाट आज खुलेंगे। चोपता पहुंची डोली। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली मंगलवार को भूतनाथ मंदिर से तुंगनाथ के लिए प्रस्थान कर दिया। देर सायं भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने अंतिम यात्रा प्रवास चोपता पहुंची, जहां भक्तों के साथ ही स्थानीय व्यापारियों व देश विदेश के तीर्थयात्रियों ने डोली का भव्य स्वागत किया। इससे पहले भूतनाथ मंदिर से डोली के तुंगनाथ रवाना होने पर महिलाओं ने मंगल गीतों व भक्तों ने बाबा शंकर के उद्घोषों से डोली की अगुवाई की। नेक्स्ट अपडेट है, बहनों की किडनी से भाइयों ने जीते मेडल। पिथौरागढ़ के अभिनव पांगती और हीरा दासपा ने ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जीते पदक। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मेडल जीतकर कुमाऊं के दो होनहारों ने अपनी बहनों को बड़ा तोहफा दिया। खास बात यह है कि दोनों को उनकी बहनों ने अपनी किडनी दी थी, जिसकी बदौलत आज वे देश का नाम रोशन करके मेडल जीतने वाले ये दोनों खिलाड़ी आपस में रिश्तेदार भी हैं। पर्थ में 15 से 21 अप्रैल तक आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में मुनस्यारी के हीरा दसपा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वहीं डीडीहाट निवासी अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया। 39 वर्षीय हीरा ने बताया कि 2012 में अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। जांच के बाद किडनी खराब हो गई थी। वर्ष 2003 में उनकी बहन आशा ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट की। 33 वर्षीय अभिनव ने बताया कि 5 साल पहले किडनी की तकलीफ से उनको हुई थी और देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में शिक्षिका उनकी बड़ी बहन दीक्षा धर्मसत्तू ने अपनी किडनी डोनेट की थी। दोनों का किडनी ट्रांसप्लांट मोहाली पंजाब के अस्पताल में हुआ। 1978 में इंग्लैंड में शुरू हुए थे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स द्वारा हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, जीवित दाता और आदि प्रतिभाग करते हैं। इन खेलों की शुरुआत 1978 में इंग्लैंड में हुई थी और इसमें 100 एथलीटों ने भाग लिया। इस बार पर्थ में 60 से अधिक देशों के प्रतियोगी शामिल हुए। पिथौरागढ़ के अभिनव और हीरा ने ऑस्ट्रेलिया में फहराया तिरंगा, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में मेडल जीते हैं पिथौरागढ़ के अभिनव और हीरा। नेक्स्ट अपडेट है, प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा ताड़ीखेत ब्लॉक का सुदूरवर्ती जीआईसी वेड़ गांव। ताड़ीखेत विकासखंड के जीआईसी वेड़ गांव में भी शिक्षकों के अभाव है। कहीं अतिथि शिक्षक काम चला रहे हैं तो कहीं किसी विषय में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं। विद्यालय भवन पुराना होने के कारण जीर्ण हाल में, भवन की छत खराब होने के कारण बरसात में यहाँ पे छात्रों को पठन पाठन में असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। प्रवक्ताओं के पद सृजित करने की मांग, ज्ञापन सौंपा। फलदा कोट शहर विकास संघर्ष समिति ने क्षेत्र की सरकारी शिक्षा और पेयजल व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने कहा कि जीआईसी शहर में इंटर में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा विषयों की पद सृजित नहीं है और जल्द ही इसमें प्रवक्ताओं के पद सृजित करने की मांग करके ज्ञापन सौंपा गया। महंगाई के मामले में देश भर में चौथे नंबर पर उत्तराखंड महंगाई के मामले में राज्यों में शुमार हो चुका है। महंगाई में देश में इसका चौथा स्थान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना 7.63% के साथ टॉप स्थान पे है, पहले स्थान पे है। हरियाणा दूसरे स्थान पे, पंजाब तीसरे और उत्तराखंड चौथे स्थान पर। देश में सबसे ज़्यादा महंगाई दर 7.63% के तेलंगाना सबसे ऊपर और छत्तीसगढ़ में सबसे कम महंगाई 1.88% है। 216 अभ्यर्थियों ने पास की शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो हाल ही में पटवारी लेखपाल
भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था और इसमें फिजिकल कल 25 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। पहले दिन देहरादून और बागेश्वर के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व उप निरीक्षक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा हुई। एडीएम वीर सिंह बुंदियाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने परीक्षा ली। पहले दिन देहरादून और बागेश्वर के अभ्यर्थियों ने भाग लिया और शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षा 90 महिला अभ्यर्थियों में से 87 ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 82 महिलाएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। साथ ही इस परीक्षा में कुल 159 पुरुष अभ्यर्थियों में से 139 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और 134 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा 5 मई तक होनी है, जिससे अलग अलग दिनों में अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर समिति के सदस्य जूही मनराल, पुलिस उपाधीक्षक हरिद्वार, खंड विकास अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी मौजूद थे। तो फ्रेंड्स, पुलिस पटवारी लेखपाल परीक्षा जो पटवारी लेखपाल परीक्षा 2021 है, इसकी फिजिकल परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और पहले दिन 216 अभ्यर्थियों ने पास की शारीरिक दक्षता परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट है, सूडान में ऑपरेशन कावेरी शुरू, उत्तराखंड के 3 युवक फंसे। ऑपरेशन सूडान के अंतर्गत जो ये इंडिया ब्रेसेस टू इवैक्यूएट नेशनल फ्रॉम सूडान, ऑपरेशन कावेरी टू रेस्क्यू 3000 स्ट्रैंडेड इंडियन, 3000 जो भारतीय फंसे हुए हैं सूडान में, 500 ऑफ देम रीच फॉर पोर्ट सूडान एंड India has started Operation Kaveri to evacuate the national from conflict-torn Sudan. External Affairs Minister S. Jaishankar said on Monday, according to the information available here, 3,000 Indian were struck. तो 3,000 लोग यहाँ पे फंसे हुए, 500 को यहाँ पे निकासी कार्यक्रम ये प्रोग्राम चलाया गया सूडान में, जो ऑपरेशन कावेरी। अभ्यर्थियों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली बनाई, जस्टिस बिंदल। पूरी दुनिया में भारत के टैलेंट का सामना कर रहा है। मुझे खुशी है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग काफ़ी पहले से मेधाओं को तलाशने का कार्य कर रहे हैं, मगर अब समय की मांग है हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके सिविल सेवकों का चयन और पारदर्शी बनाएं। इसमें से सिंगल विंडो सिस्टम को बनाना होगा, जहां अभ्यर्थी एक ही वेबसाइट के जरिए देश के किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके जस्टिस राजेश बिंदल ने कहे। अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि मैंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में कार्य किया है, ये मेरे कर्म भूल रहे हैं। मैं आज भी देख पा रहा हूँ कि यूपी में परिवर्तन की लहर है, डेटाबेस को और मजबूत बनाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 24वीं जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। ये लखनऊ में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट जो अपडेट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट जारी की गई, जिसमें कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं और आयोग की वेबसाइट से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। लगभग 125 महिला कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट में सम्मिलित किया गया है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 8 मई को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बात करते हैं कल जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, उनके आंसर आज आपको दिए जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में किसके अधीन हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये सी इसका राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन हुआ था। आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। The Genetic Engineering Committee is statutory body notified under Environment Protection Act 1986। Environment Protection Act 1986 के तहत इसका गठन हुआ है और यह जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी रिनेम टू इट्स करंट नेम 2010 में इसका नाम रख दिया गया। इट्स फंक्शन, यह जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये कमेटी काम करती है। GEAC कमेटी 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये स्टेचुटरी बॉडी है, ये नोटिफाइड हुआ था EP एक्ट 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, प्राय समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? व्हाट इज द Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन यूज? तो फ्रेंड्स, ये एक मॉलिकुलर सिसर्स है जो यूज होता है टारगेट जीन एडिटिंग में। लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग एक आणविक कैंची के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
तो Cas9 CRISPR-Cas9 क्या है? CRISPR का जो फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलेटरी इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर्स एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है Cas9 प्रोटीन, इसका राइट Cas9 प्रोटीन होती है और ये एक मॉलिकुलर सिसर्स है यूज इन टारगेटिंग जीन एडिटिंग में जो प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भुगतान संतुलन के संदर्भ में से इनमें से किस से चालू खाता बनता है? जो करंट अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। व्यापार संतुलन और अदृश्य का संतुलन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं, पहला करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो आते हैं आपके ये इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, इनविजिबल ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट में जो आते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एसडीआर। तो ये चार चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप की सहायता से एफडीआई, एफपीआई, ईसीबी ये आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। और जो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारे आपके कैपिटल करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, चालू खाते में। तो इसलिए इसका राइट व्यापार संतुलन और इनविजिबल्स अदृश्यों का संतुलन, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट के संबंध में। वोस्ट्रो अकाउंट के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे सही है? यह एक ऐसा खाता है जो एक संपर्ककर्ता बैंक दूसरे संपर्ककर्ता बैंक में रखता है। इट इज एन अकाउंट दैट करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। और वोस्ट्रो अकाउंट विदेशी मुद्रा में बनाए जाते हैं, जबकि नोस्ट्रो अकाउंट खाते घरेलू मुद्रा में होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो वोस्ट्रो अकाउंट होता है, इट इज द अकाउंट दैट करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। वोस्ट्रो खाता छोटे घरेलू बैंकों के लिए एक बड़े विदेशी बैंक के वित्तीय संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने का एक आर्थिक तरीके के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट correspondence bank hold on the behalf of the another account. It is the account held by the domestic bank for foreign bank, for example HSBC वोस्ट्रो अकाउंट बीइंग हेल्ड बाय एसबीआई इन इंडिया। और स्टेटमेंट थर्ड जो है, वोस्ट्रो अकाउंट सर्व एज एन इकोनॉमिक वे फॉर द स्मॉल डोमेस्टिक बैंक टू एक्सेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज फॉर ए लार्जर फॉरेन बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन। और जो फोर्थ क्वेश्चन था रुपये की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य है? जो कन्वर्टेबिलिटी और रुपीज कन्वर्टेबिलिटी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रुपये में अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से जो अनुज्ञा प्रदान करता है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। रुपी कन्वर्टेबिलिटी मीन्स सिस्टम वेयर एनी अकाउंट और रुपी कैन कन्वर्टेड इनटू द any other country without any question asked about the purpose of which foreign exchange to be used। तो ये कन्वर्टेबिलिटी और रुपी है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर। ये यूपीएससी के में पूछे गए क्वेश्चन है। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे पंचायती राज दिवस, जो हाल ही में अभी 24 अप्रैल को मनाया गया भारत में। इसमें टोटल 29 विषय है और 11th शेड्यूल में ये भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये लाया गया था। और अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान में इसका प्रावधान करता है। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज जो प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था। राजस्थान के नागौर में ये पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान के अंतर्गत ये लाई गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था में जो मुख्य समितियां यहाँ पे गठित की गई, ये त्रिस्तरीय ढांचा, जो पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में आए है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ये सरपंच इसका मुखिया होता है। ब्लॉक स्तर और जिला परिषद 3 स्तर त्रिस्तरीय ढांचा ये है। जो मुख्य कमेटियां हैं, पहली है बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में इसका गठन हुआ था। और अशोक मेहता कमेटी 1977 में, GVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी 1986, संथानम कमेटी ये 1962 में हुई, और सादिक अली समिति। तो ये 6 कमेटियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था पे के अंतर्गत ये गठित की गई थी। और
इसमें जो प्रावधान किया गया 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 33% सीट रिजर्व है। प्रत्येक 5 साल में इसका चुनाव होता है। और मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं। पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। 1993 में पंचायत व नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधान किए गए और आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 है जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला है अनुच्छेद 243, इसमें डेफिनेशन दी गई है पंचायत का। और 243 में ग्राम सभा गठित होगी। ये 243 ए में इसका प्रावधान किया गया है। 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 सी में पंचायतों की संरचना जो स्ट्रक्चर होगा पंचायतों का, ये इसका प्रावधान 243 सी में है। 243 डी राज्यों सीटों का आरक्षण, जो आरक्षण दिया जाएगा पंचायतों में, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत किया गया है। 243 ई में पंचायतों की अवधि, 243 एफ में पंचायतों के सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या होंगी, डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा ये 243 एफ में। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। 243 जी में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो जो वित्त आयोग का गठन होगा 243 आई में। और जो पंचायतों के जो लेखा परीक्षा अकाउंट्स होंगे जो ये 243 जे में पंचायतों के खातों की जो लेखा ऑडिट्स होगा जो 243 जे में। 243 के में पंचायतों का चुनाव। 243 एल में केंद्र शासित प्रदेशों पर लिए लागू होगा। 243 एम में भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू न होना, ये इसका प्रावधान 243 एम में है। 243 एन में मौजूदा कानून और पंचायतों की निरंतरता। और 243 ओ में चुनाव मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है 243 डी, ये एग्जाम में पूछा गया है। सीटों का आरक्षण 243 डी। और आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन 243 आई में। और पंचायतों का चुनाव 200, ये 3 आर्टिकल एग्जाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन के लिए ये समिति गठित की गई थी। इसने त्रिस्तरीय ढांचा का जो कंसेप्ट दिया था, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन। त्रिस्तरीय पंचायत का ढांचा ये मॉडल दिया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिशें हैं, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश की स्वीकार किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब एनडीसी ने जो बलवंत राय कमेटी है 1957, ये 1958 में ये एक्सेप्ट की थी ये कमेटी की। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। और तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में विकासखंड में सादनगर विकासखंड में इसका शुभारंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के बाद कहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तो ये आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में हुई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। और इसने जो रिपोर्ट अपनी पेश की अगस्त 1978 में ये रिपोर्ट सौंपी। अशोक मेहता कमेटी द्वारा द्विस्तरीय पंचायत मॉडल दिया गया। पहले स्तर पर मंडल पंचायत, दूसरे पर जिला परिषद। और विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायत का गठन होना, इन्होंने ये सिफारिश दी, जिनका एक न्यायाधीश हो और SC ST जाति को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों में चुनाव के दलगत आधार पर होने चाहिए। पंचायतों के विघटन के बाद 6 महीने के भीतर इसका चुनाव होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। तो ये सिफारिशें अशोक मेहता कमेटी द्वारा दिए गई। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की गई। कस्तूरी रंगन कमेटी थी, इनके द्वारा ये अध्यक्ष थे इस कमेटी के, इनके द्वारा ये न्यू
एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया और मई 2019 में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया और भारत में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। और जो नई शिक्षा नीति में इसमें 10+2+3 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। छठवीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किया गया। तो ये मेन सिफारिश है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। और शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी की जो बात करते हैं, सबसे पहले जो जो शिक्षा नीति आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय आई थी, जिसका सुझाव कोठारी कमेटी 1964 इनके द्वारा दिया गया। दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे 1986 में आई थी। 10+2+3 मॉडल जो द्वितीय शिक्षा नीति में ये मॉडल दिया गया 10+2+3। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा का प्रावधान इसमें किया गया। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया और इसमें रमेश पोखरियाल निशंक भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति 2030 तक स्नातक डिग्री 4 साल कर दी गई। 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, ये 2030 तक इसका लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और ये दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है। तो ये नई शिक्षा नीति के कुछ पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।